नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म RS कैप्सूल में। आज हम पंचायती राज के बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। स्थानीय लोगों के द्वारा स्वशासन की जो व्यवस्था होती है उसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं, है ना। स्थानीय लोग जो है वो अगर स्वशासन करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग स्थानीय स्वशासन। और ये व्यवस्था हमने कहाँ अपना रखी है, हमने जो पंचायती राज व्यवस्था अपना रखी है वो कैसा स्वशासन है, कैसा शासन है, तो वो स्थानीय स्वशासन ही है। दो तरह का होता है, एक होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, एक होता है नगरीय या शहरी स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जैसे कि पंचायती राज हो गया, इसके 3 स्तर हमने निर्धारित किए। उच्च स्तर पर जिला परिषद होता है, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और निम्न स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होती है ना। उच्च स्तर पर जिला परिषद, मध्य पर पंचायत समिति और निम्न पर ग्राम पंचायत। ठीक है, थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। गवर्नर जनरल और वाइसराय लॉर्ड रिपन जो है, इनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जो है पिता के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम 1882 को जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत जो है इनका गठन किया था और स्थानीय निकायों के विकास का जो है प्रस्ताव तैयार किया था। लॉर्ड रिपन का जो ये प्रस्ताव था, इसको स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। 1882 को क्या करता है रिपन जो है, ये एक प्रस्ताव तैयार करता है जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का गठन करने के लिए। और इस प्रस्ताव को जो है स्थानीय स्वशासन का हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। 1935 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन जो है इसको राज्य सूची का जो है विषय बनाया गया, जो कि वर्तमान में भी लागू है राज्य सूची के विषय के रूप में। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संविधान के भाग 4 जिसमें आर्टिकल नंबर 40 जो है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। भाग 4 किससे संबंधित है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, इसके बारे में हमें जानकारी है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के विकास क्रम की बात करें तो आज़ादी से पूर्व देख लेते हैं। राजस्थान में सबसे पहले बीकानेर जो रियासत है, इसमें 1928 को ग्राम पंचायत अधिनियम जो है बनाया जाता है ना। राजस्थान में सबसे पहले कौन सी रियासत में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है बीकानेर रियासत में, और ये बनाया जाता है 1928 को। इसके बाद में 1928 में ही जोधपुर जो रियासत है, इसमें भी ग्राम पंचायत से संबंधित अधिनियम बनता है। फिर जयपुर बनाती है 1938 को, फिर सिरोही बनाती है 1943 को, फिर भरतपुर, उदयपुर और करौली जो है ये बनाते हैं कानून, है ना। देखिएगा, 1928 को बनाती है बीकानेर रियासत, फिर जोधपुर बनाती है, जयपुर बनाती है 1938 को, सिरोही बनाती है 43 को, फिर भरतपुर, उदयपुर और करौली बनाती है। ठीक है, उसके बाद हमें लगा कि हमें एक एकीकृत कानून बना लेना चाहिए, तो हमने क्या किया, 1953 को विधानसभा में पंचायती राज अधिनियम जो है ये पारित कर दिया, जिसको पूरे राजस्थान में 1953 में लागू कर दिया, जिसके तहत पंचायती राजस्थान में जो है ग्राम पंचायतों की जो है स्थापना की जाती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया, है ना। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सर्वप्रथम हमारे देश में किसने किया, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसकी सिफारिश के आधार पर, बलवंत राय समिति की सिफारिश के आधार पर। कब किया, 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर किया, बगदरी गांव नागौर के अंदर। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे हमारे मोहन लाल सुखाड़िया, वहीं राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया तो वो था राजस्थान। राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पंचायती राज व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत की। दूसरा राज्य पूछ ले तो वो था आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, जिसने 11 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है इसकी क्या की, शुरुआत की। अब प्रमुख जो समितियां बनी वो कौन कौन सी बनी पंचायती राज से संबंधित, तो बलवंत राय मेहता समिति बनती है 1957 को, जिसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। इस समिति यह जो है पंचायती राज पर गठित पहली समिति थी। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर इसने बल दिया।
बलवंत राय मेहता समिति जो है इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर क्या दिया, बल दिया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 24 नवंबर 1957 को। कब सौंपी? तो सर 24 नवंबर 1957 को जो है इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि पुराने जिला बोर्ड जो है इनको समाप्त करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका गठन किया जाए। सादिक अली समिति बनती है 1964 को। सादिक अली समिति 1964। इस समिति ने प्रधान और जिला प्रमुख जो है इनके चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा करवाने के सुझाव दिए थे। गिरधर लाल व्यास समिति 1973 को गठित होती है। कब होती है? 1973 को। इसने कहा कि प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक और सचिव जो है ये नियुक्त किया जाना चाहिए, है ना। प्रत्येक पंचायत के लिए क्या क्या नियुक्ति हो? एक ग्राम सेवक की और सचिव की। पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन बढ़ाने पर इसने बल दिया। फिर है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन होता है 1977 को और ये रिपोर्ट देती है अगस्त 1978 को। इसने कहा कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका गठन किया जाए, जिसमें एक स्तर होगा जिला स्तर और दूसरा होगा मंडल स्तर। और इसने क्या कहा कि ग्राम पंचायतों के स्थान पर मंडल पंचायतें जो है इनका गठन कर दिया जाए। ऐसी सिफारिश की। जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी जो है वो जिला परिषद के अधीन रखे जाने चाहिए, ये भी बात इसने कही। पंचायती राज के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की अलग से नियुक्ति करने की बात इसने की। एससी और एसटी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात की और दलगत प्रणाली के आधार पर इसने चुनाव कराने की भी सिफारिश की। संवैधानिक दर्जा दिया जाए और कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष रखा जाए? 4 वर्ष रखा जाने की सिफारिश किसने की? तो ये एक बात की हमारे अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जीवी के राव समिति, जिसका गठन होता है 1985 को। कब होता है? 1985 को। इसने क्या कहा कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग के द्वारा जीवी के राव समिति जो है इसका गठन किया गया। इसका गठन किसने किया? योजना आयोग ने किया। किस लिए? ग्रामीण विकास और उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। फिर नंबर आता है डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब होता है? 1986 को। राजीव गांधी सरकार जो है इसने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाएं जो है इनको पुनरुद्धार करके इस समिति का गठन किया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पी के थुंगन समिति, जिसका गठन होता है 1988 को। पी के थुंगन समिति का गठन कब होता है? 1988 को। इसने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की जो है सिफारिश की। पी के थुंगन समिति ने क्या कहा कि जिला परिषद जो है इसको शक्तिशाली बनाया जाए। पंचायती राज को संघ सूची का इसने विषय बनाए जाने की बात कही और इसे संवैधानिक दर्जा देने की भी बात की। वी एन गॉडगिल समिति, जिसका गठन होता है 1988 को। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायती राज का भी समर्थन किया। फिर नंबर आता है हरलाल सिंह खर्रा समिति, जो कि 1990 को गठित होती है। और फिर अधिनियम देख लेते हैं हम लोग 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 को आता है। कब आता है? 1992 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री हुए पीवी नरसिम्हा राव, इनके समय में पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ये लोकसभा में पारित होता है अधिनियम 22 दिसंबर 1992 को। अगले ही दिन राज्यसभा से पारित हो जाता है और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जो है मंजूरी दे देता है। इसके 4 दिन बाद में ये जो विधेयक है ये लागू हो जाता है, यानी कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हो जाता है। हमसे पूछ ले कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को ये अधिनियम। नया भाग जोड़ा जाता है, भाग 9, और अनुच्छेद जोड़े जाते हैं 243 से लेकर के 243 ओ तक। अनुसूची जोड़ी जाती है 11वीं, जिसमें टोटल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 है। इस संशोधन के बाद में पंचायती राज अधिनियम जो है सबसे पहले कर्नाटक में लागू होता है और सबसे पहले चुनाव पूछ ले तो वो एमपी में, है ना। ये जो संविधान संशोधन हुआ 73वां, इसके बाद में पंचायती राज अधिनियम जो है सबसे पहले कर्नाटक में लागू होता है, उसके बाद में लागू होता है एमपी में। नेक्स्ट हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि 243 अनुच्छेद जो कि पंचायती राज से संबंधित है। इसमें 243 में परिभाषाएं दी गई है, किस किस की? ग्राम सभा की, पंचायत की, मध्यवर्ती स्तर की और जिला की परिभाषाएं दी गई है। 243 ए जो है ये ग्राम सभा की बात करता है। किसकी बात करता है? ग्राम सभा की।
ये ग्राम स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग करेगी जो विधानमंडल के द्वारा कानून बना करके निर्धारित की गई है ना। ग्राम सभा के बारे में उल्लेख है 243A में, और इसमें क्या कहा गया है कि जो विधानमंडल कानून बना करके जो शक्तियां निर्धारित करेगी उसका प्रयोग कौन करेगी? ग्राम सभा। 243B जो है इसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है। गठन कितने स्तरों पर होगा? त्रिस्तरीय ढांचा होगा, जिस पर एक हो गया ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, है ना। पंचायतों के गठन की बात बी में है, त्रिस्तरीय ढांचा होगा। उसके बाद 243C की बात कर लेते हैं, पंचायतों की संरचना की बात करता है। सी संरचना ऐसे याद रख लेंगे, सी संरचना। तो ये संरचना होगी किस तरह की? राज्य विधानमंडल जो है कानून बना करके संरचना का प्रावधान करेगा। ग्राम स्तर और खंड स्तर पर सभी सदस्यों का जो चुनाव है ये तो होगा प्रत्यक्ष मतदान से। देखिएगा, ग्राम स्तर और मध्यवर्ती स्तर जो है इस पर जो सदस्यों का चुनाव होगा वो होगा प्रत्यक्ष रूप से। और क्या कहा? जिला स्तर पर चुनाव जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून के अनुसार होगा। और बात क्या गई कि जिला परिषद के जितने भी सदस्य होंगे वो विधानमंडल जैसा कानून बनाएगा, उस कानून के अनुसार जो है होगा। ठीक है। तो सरपंच होता है ग्राम पंचायत स्तर पर। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जैसा कि हमें पता है सरपंच होता है। कौन होता है? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष तो हमें पता ही है सरपंच होता है। सरपंच का चुनाव किस तरीके से होता है तो हमें पता होगा कि उसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है ना। जो भी मतदाता होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से सरपंच का चुनाव करते हैं। किस तरीके से करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। जबकि खंड स्तर पर जो है प्रधान होता है। कौन होता है? प्रधान। खंड स्तर पर तो हो गया प्रधान। और जिला स्तर पर कौन हो गया? तो जिला प्रमुख हो गया। कौन हो गया? जिला प्रमुख। इनके चुनाव किस तरीके से होते हैं? इनके जो प्रमुख होते हैं प्रधान और जिला प्रमुख जो है इनके चुनाव किस तरीके से होते हैं? तो इनके चुनाव होते हैं जो भी निर्वाचित सदस्य है वो सदस्य करते हैं। इनका चुनाव कौन करते हैं? निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ये हमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला आर्टिकल 243D, जिसमें स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। 243D में क्या कही गई है? स्थानों के आरक्षण की बात की गई है कि SC और ST जो है इनको तो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा आरक्षण, है ना। SC और ST जो है इनको जनसंख्या के अनुपात में क्या दिया जाएगा? आरक्षण। और सभी वर्गों में जो महिलाएं हैं उनको 33% आरक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। 2009 को केंद्र सरकार जो है इसने 50% आरक्षण रखने का प्रावधान किया, लेकिन अभी तक जो है संविधान संशोधन हुआ जाना प्रस्तावित है, अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 243E, जिसमें पंचायतों की अवधि की बात की गई है। किसकी बात की गई है? ई में अवधि की बात की गई है। वैसे ई कौन से नंबर पर आता है? तो ई आता है 5वें नंबर पर, है ना। 5वें नंबर पर आता है। और कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष होता है प्रथम बैठक की तारीख से। समाप्ति से पूर्व जो है चुनाव कराना आवश्यक होता है, और अगर विघटन हो जाए तो फिर 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराना क्या होता है? अनिवार्य होता है। फिर है एफ में निर्भरताओं की बात की गई है। सदस्यता के लिए क्या क्या निर्भरताएं होगी? तो हम लोग एफ को फेल से याद रख लेंगे कि अगर निर्भरताएं यानी कि व्यक्ति फेल कब हो जाएगा सदस्य बनने से पहले? तो ये तब हो जाएगा जब क्या होगा? चुनाव लड़ने की उसकी आयु जो है वो 21 वर्ष से कम हो तो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी डिसाइड की गई है? 21 वर्ष। फिर नंबर आता है जी का। जी में लिखा हुआ है पंचायतों की शक्तियां, उनके प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात की गई है ना। 243 जी जो है इसमें किस किस की बात की गई है? जी में क्या क्या बात की गई है? पंचायतों की शक्तियां, उनके प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात की गई है। 11वीं अनुसूची के जो 29 विषय है उन पर कानून बनाने की शक्ति की बात की गई है आर्टिकल नंबर 243 जी में, है ना। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व के बारे में बात की गई है। और 11वीं अनुसूची के 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। एच की बात करें तो पंचायतों के द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियों के बारे में लिखा गया है। पंचायतों के द्वारा
कर आरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां किस में लिखी हुई है, एच में। जबकि आई जो है, इसको आई को हम लोग ऐसे याद रख लेंगे, इनकम से, है ना। ठीक है। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन की बात की गई है ना। हमें इनकम के लिए क्या चाहिए, वित्त चाहिए, तो वित्त आयोग की बात की गई है, वित्त आयोग के गठन की आई में, वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए। उसके बाद नंबर आता है जे का, तो इसमें लेखाओं की, पंचायतों के जो लेखा होंगे उनकी समपरीक्षा की बात की गई। समपरीक्षा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑडिट। हाँ, किसकी बात की गई है, ऑडिट की बात की गई है। एक मिनट आप रुकेंगे। ठीक है। जे में लिखा हुआ है संपरीक्षा के बारे में, के में क्या लिखा हुआ है, पंचायतों के लिए निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन और दायित्व, है ना। पंचायतों का निर्वाचन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा और दायित्व के बारे में लिखा हुआ है के में। और एल जो है इसमें लिखा हुआ है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करने संबंधित लिखा हुआ है, संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू करने से संबंधित। एम जो है इसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जिन पर लागू नहीं होगा। कौन कौन से क्षेत्र होंगे, इनके बारे में लोग आगे बढ़ेंगे। एन में लिखा हुआ है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, इस तरह की लैंग्वेज लिखी हुई है। ओ में लिखा हुआ है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, है ना। निर्वाचन संबंधी जो भी मामले होंगे इनमें न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। अब हमने जो देखा था 243 जी में 11वीं अनुसूची के 11 विषयों के उल्लेख के बारे में, तो ये देख लेते हैं क्या क्या है। पंचायतों को निम्नलिखित विषयों पर कार्य करने का जो है अधिकार है। कौन कौन से विषय, एक हो गया कृषि, फिर है भूमि सुधार और मृदा संरक्षण, एक है लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल ग्रहण विकास, फिर है पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, फिर है मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, लघु वन उत्पादन, लघु उद्योग जिनमें खाद्य प्रसंस्करण सहित खाद्य और ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, फिर है पेयजल, फिर है ईंधन और चारा, सड़कें, नालियाँ, पुल और जलमार्ग हो गए, फिर पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई, सामुदायिक संपदा के रखरखाव संबंधी हो गया, शिक्षा कौन सी, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बात हो गई। उसके बाद नंबर आता है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, फिर प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, फिर पुस्तकालय, फिर सांस्कृतिक गतिविधियाँ, फिर बाजार और मेले, फिर स्वास्थ्य और स्वच्छता जिनमें हॉस्पिटल आ गई, पीएससी आ गई, डिस्पेंसरी आ गई। उसके बाद में आ गया परिवार कल्याण, फिर है महिला और बाल विकास, फिर है समाज कल्याण जिनमें विकलांगों के कल्याण की भी बात की गई है, फिर कमज़ोर वर्गों का कल्याण जैसे कि एससी और एसटी हो गए, फिर ग्रामीण विद्युतीकरण और वितरण, फिर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गए, फिर हो गया गरीबी उन्मूलन संबंधित कार्यक्रम। तो इन विषयों पर जो है कानून बनाए जा सकते हैं। उसके बाद है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो कि 1994 को पारित होता है। स्वीकृति मिलती है राज्यपाल से 23 अप्रैल 1994 को। कब मिलती है, 23 अप्रैल 1994 को। इसके तहत हम लोग देख लेते हैं कि एक लिखा हुआ है वार्ड सभा। वार्ड सभा का उल्लेख किया गया अधिनियम के अध्याय 2 में। वार्ड सभा का उल्लेख पंचायती राज अधिनियम 1994 जो है इसकी अध्याय 2 में लिखा हुआ है। वर्ष 2000 में क्या होता है कि संशोधित करके इसको स्थापित किया जाता है ना। 2000 में थोड़ा संशोधन होता है, इसके माध्यम से इसको जो है स्थापित किया जाता है। वार्ड में निवास करने वाले सभी जो वयस्क व्यक्ति होते हैं वो वार्ड सभा के सदस्य होते हैं। वार्ड सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी अनिवार्य होती है। वर्ष में कितनी बैठक जरूरी है, 2। जो गणपूर्ति या कोरम जो होता है कुल सदस्य संख्या का 10%। 10% को हम लोग 1/10 भी कह सकते हैं, है ना। कोरम का मतलब ये हो गया कि अगर कम से कम इतने सदस्य नहीं हो तो फिर सभा जो है वो आयोजित नहीं हो सकती या बैठक जो है आयोजित नहीं हो सकती। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं वार्ड पंच। कौन करते हैं, वार्ड पंच। उसके बाद लिखा हुआ है ग्राम सभा के बारे में। ये लिखा हुआ है इसी अधिनियम के अध्याय 2 क में, और क की धारा पूछ ले तो वह 8, है ना। ग्राम सभा के बारे में अध्याय 2 क की धारा है 8, इसमें लिखा हुआ है
इसके सदस्य कौन होते हैं? पंचायत क्षेत्र के जितने भी पंजीकृत मतदाता है वो। साल में मिनिमम इसमें भी 2 बैठक होनी जरूरी है। कोरम सेम टू सेम है, 10% है। और इस कोरम के बारे में लिखा हुआ है धारा 8 में, जो कि याद में रखेंगे नहीं, क्योंकि इतने सारे फैक्ट याद हो पाने पॉसिबल भी नहीं है। उसके बाद में अध्यक्षता के बारे में लिखा हुआ है, तो ग्राम सभा की अध्यक्षता जैसा कि हमें पता है कौन करेगा, तो सरपंच ही करेगा। अनुपस्थिति हो तो बहुमत से निर्वाचित जो भी सदस्य होता है वो करता है अध्यक्षता। संयुक्त बैठक की बात करें तो पेशा नियमों के तहत संयुक्त बैठक जो है इसका प्रावधान किया गया है। गणपूर्ति 5% या 10 सदस्य जो भी कम हो वो हो सकती है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि पेशा नियमों के तहत जो है संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। पेशा अधिनियम क्या है तो ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके तहत संयुक्त बैठक जो है उसका भी प्रावधान किया गया है। उसके लिए जो है संयुक्त बैठक का मतलब ये हो गया जैसे कि 2 ग्राम सभा है, उन ग्राम सभा को मिला करके एक संयुक्त बैठक हो सकती है। और ये सिर्फ पेशा अधिनियम जिन जिन क्षेत्रों में लागू है सिर्फ वहीं पर ये प्रावधान किया गया है। इनमें जो गणपूर्ति है वो 5% होनी चाहिए या फिर 10 सदस्य, इनमें से जो भी कम हो वो होगी गणपूर्ति। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचा है वो किस प्रकार से है। ग्राम पंचायत जो कि गांव स्तर पर होती है, इसका जो राजनैतिक प्रमुख होता है वो तो होता है सरपंच। प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो होता है वीडियो, जिसे हम लोग ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। इनका चुनाव की बात करें तो वार्ड पंच और सरपंच का जो प्रत्यक्ष चुनाव है वो होता है ना। वार्ड पंच और सरपंच जो है इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। उप सरपंच का कैसा होता है सर? उप सरपंच जो है इसका होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है। उप सरपंच का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो वार्ड पंच और सरपंच इन दोनों को, उप सरपंच, इन सबको शपथ दिलाते हैं पीठासीन अधिकारी। कौन दिलाते हैं? पीठासीन अधिकारी। जबकि त्याग पत्र किसको देते हैं? सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, तो ये देते हैं खंड विकास अधिकारी को, अर्थात बीडीओ जो होता है उसको देते हैं त्याग पत्र। न्यूनतम पंच जो होने चाहिए वो 5 होने चाहिए। मिनिमम पंच कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। 3000 की आबादी तक 5 सदस्य मिनिमम जो है होने चाहिए। बैठक कैसे होती है? तो 15 दिन में कम से कम एक बार बैठक होती है। इनकी जो बैठक होती है वो होती है 15 दिन में मिनिमम एक बार। पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? तो पदेन सदस्य हो गए वीडियो, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य, ये पदेन सदस्य हो गए। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत जो है इसकी पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? तो ये हो गए वीडियो, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य। जबकि बैठक ग्राम पंचायत की तो 15 दिन में कम से कम एक बार और महीने में हो गई 2 बार। फिर देख लेते हैं पंचायत समिति जो कि खंड या मध्यम स्तर हो गया। राजनीतिक प्रमुख इसका प्रधान होता है। प्रशासनिक प्रमुख हो गया बीडीओ। चुनाव जो होते हैं सदस्यों के तो होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन से। प्रधान और उप प्रधान के जो चुनाव होते हैं वो निर्वाचित सदस्य करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। शपथ कौन दिलाते हैं? तो सदस्यों को तो दिलाते हैं पीठासीन अधिकारी। प्रधान और उप प्रधान जो होते हैं इनको एसडीएम जो होता है वह दिलाता है, यानी कि उपखंड अधिकारी जो है वो दिलाता है शपथ, जबकि सदस्यों को दिलाता है पीठासीन अधिकारी। ये त्याग पत्र किसको देते हैं? पंचायत समिति के सदस्य। तो सदस्य और उप प्रधान जो है वो तो देते हैं प्रधान को, जबकि प्रधान देता है जिला प्रमुख को। ठीक है। तो सदस्य और उप प्रधान तो अपना त्याग पत्र प्रधान को देते हैं, जबकि प्रधान देता है जिला प्रमुख को। न्यूनतम सदस्यों की संख्या 15 होनी चाहिए। 1 लाख की आबादी तक 15 सदस्य मिनिमम होने ही चाहिए। बैठक 1 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए, जबकि पंचायत स्तर पर 2 बार बैठक का प्रावधान किया गया है। पदेन सदस्य कौन कौन होंगे? तो एक हो गया बीडीओ, एक हो गया विधायक, फिर है सांसद, फिर हो गया जिला परिषद सदस्य और सभी के सभी सरपंच, है ना। उस क्षेत्र के जो भी बीडीओ है या विधायक है या सांसद है या जिला परिषद के सदस्य या सभी सरपंच हो गए। उसके बाद जिला परिषद की बात कर लेते हैं तो ये जिला लेवल पर या शीर्ष स्तर पर होता है। राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो होता है जिला प्रमुख। जबकि प्रशासनिक प्रमुख पूछ ले तो होता है सीईओ, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सदस्यों का तो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का तो
निर्वाचन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इनको शपथ जिला कलेक्टर दिलाते हैं, ये त्याग पत्र देते हैं सदस्य, और उप जिला प्रमुख तो जिला प्रमुख को देते हैं, जबकि जिला प्रमुख जो है ये अपना त्याग पत्र देता है संभागीय आयुक्त को। न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, तो न्यूनतम 17 सदस्य होने चाहिए। कितनी आबादी तक, 4 लाख की आबादी तक। इसके बाद में अगर आबादी बढ़ती है तो फिर उसी अनुसार जो है सदस्यों की संख्या भी बढ़ जाती है। बैठक जो है 3 महीने में कम से कम एक बार करनी होती है। देखिएगा 3 महीने में एक बार तो हो गई जिला लेवल पर, और पंचायत समिति स्तर पर हो गई 1 महीने में एक बार, और 1 महीने में 2 बार हो जाती है कब, पंचायत ग्राम पंचायत स्तर पर। सदस्यों का हटाना या निलंबन के बारे में देख लेते हैं। तो धारा 38 में लिखा हुआ है राज्य सरकार जो है जांच के बाद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जो है इनको हटा सकती हैं यदि वे कार्य करने में असमर्थ हो, कार्य करने से मना कर दे, या किसी कदाचरण या दोषी आचरण का दोषी पाया जाए। ठीक है। उसके बाद में पेशा एक्ट क्या है, तो ये है 1996 का अधिनियम, जो कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार से संबंधित है। जो पंचायती ग्राम पंचायत है, ये जो पंचायती राज का अधिनियम है, इनको अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू करने के लिए पेशा अधिनियम आता है। और ये आता कब है, ये आता है 24 दिसंबर 1996 को 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में। कितने राज्यों के, 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में। ये 10 राज्य है कौन कौन से, तो ये है राजस्थान है, गुजरात है, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, है ना। राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। उसके बाद समिति की बात करें तो दिलीप सिंह भूरिया समिति, जिसका गठन होता है 1995 को, इसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है पेशा अधिनियम लागू होता है। पेशा अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर लागू होता है, दिलीप सिंह भूरिया समिति जो है 1995 की, इसकी रिपोर्ट के आधार पर। इसका पर्पज़ क्या था, तो इसका पर्पज़ था जनजातीय समुदाय जो है इनकी परंपरा और रीति रिवाज जो है इनका संरक्षण देने के लिए। प्रमुख शक्तियाँ क्या क्या दी गई हैं, तो पेशा अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को तो ये दी गई है, भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा जो है उससे परामर्श करना अनिवार्य होता है ना। इस अधिनियम के तहत अगर भूमि अधिग्रहण करना है तो ग्राम सभा से परामर्श लेना अनिवार्य होता है। नशा नियंत्रण की जो शक्ति है वो भी ग्राम सभा के पास में होती है। फिर है ग्राम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 जो है, इसकी अध्याय और धाराओं के बारे में देख लेते हैं। अध्याय 1 जो है ये प्रारंभिकी से संबंधित है। धारा 1 जो है इसमें लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ के बारे में लिखा हुआ है। धारा 1 में क्या लिखा हुआ है, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। धारा 2 जो है इसमें विभिन्न परिभाषाएं लिखी गई हैं, जिनमें ग्राम सभा की परिभाषा भी है ना। धारा 2 जो है इसमें विभिन्न परिभाषाएं लिखी गई हैं और इसमें ग्राम सभा की परिभाषाएं भी है। 2 जो है इसमें लिखा हुआ है वार्ड सभा के बारे में। 2 में क्या है, वार्ड सभा अध्याय में। और धारा 3 जो है इसमें लिखा हुआ है वार्ड सभा और उसकी बैठकें। धारा 4 में लिखा हुआ है वार्ड सभा की बैठक का कोरम के बारे में लिखा हुआ है ना। धारा 4 में क्या लिखा हुआ है, कोरम के बारे में या गणपूर्ति के बारे में, जो कि हमने पढ़ा 10% होता है। और धारा 5 जो है इसमें लिखा हुआ है वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता जो है वो संबंधित वार्ड पंच करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। धारा 6 में संकल्प लिखा हुआ है। 7 में लिखा हुआ है वार्ड सभा के कर्तव्यों के बारे में। 8 में लिखा हुआ है सतर्कता समिति के बारे में। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों की बात करें तो 8 क जो है इसमें लिखा हुआ है ग्राम सभा उसकी बैठकों के बारे में। 8 ख में गणपूर्ति है। 8 ग में लिखा हुआ है पीठासीन अधिकारी के बारे में। 8 घ में लिखा हुआ है ग्राम सभा के विषयों से संबंधित कोई भी संकल्प बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा, है ना। ये धाराएं चाहे याद रहे या नहीं रहे, लेकिन इसकी जो अंदर की व्याख्या है वो हमें जरूर याद रख लेनी है। ग्राम सभा के विषयों से संबंधित कोई भी संकल्प अगर बैठक में उपस्थित और मत देने सदस्यों के बहुमत से ही पारित किया जाएगा। 8 जो है इसमें लिखा हुआ है ग्राम सभा के कर्तव्यों के बारे में। अध्याय 3 जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है संरचना और गठन के बारे में। धारा 9 जो है इसमें तो लिखा हुआ है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में। 10 में लिखा हुआ है पंचायत समिति के गठन के बारे में। 11 में लिखा हुआ है पंचायत जिला परिषद के गठन के बारे में, है ना। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। तो 9 में तो है ग्राम पंचायत, 10 में है पंचायत समिति और 11 में है जिला परिषद। उसके बाद पंचायत की संरचना ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये भी नहीं है। 4 लाख की जनसंख्या पर 17 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, ये जरूर याद रख लेते हैं। ये किससे संबंधित लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है जिला परिषद से संबंधित। जिला परिषद में 4 लाख की जनसंख्या पर जो है 17 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। और 4 लाख से अगर अधिक की जनसंख्या हो जाती है तो प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर क्या होगा,
2 सीटें जो है वो बढ़ाई जाएगी, है ना। 2 लाख या इसके 2 लाख 1 लाख से अधिक अगर हो जाए, 4 लाख से अतिरिक्त यानी कि अगर 5 लाख हो जाए तो 2 सीटें जो है बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है धारा 15, जिसमें सीटों के आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है। 16 जो है इसमें लिखा हुआ है सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के पदों पर आरक्षण के प्रावधान संबंधी। 17 में लिखा हुआ है पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल और चुनाव से संबंधित। ये अगर याद हो धाराएं तो करना, नहीं तो ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। 18 में लिखा हुआ है निर्वाचक और निर्वाचक नामावली। 19 में लिखा हुआ है पंच या सदस्य के निर्वाचन के लिए योग्यताएं और आयु। 19A में लिखा हुआ है एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध। तो ये मेन अंदर वाला जो पॉइंट है वो जरूर याद रख लेंगे, है ना। एक व्यक्ति जो है एक से अधिक सीटों पर क्या चुनाव लड़ सकता है, तो नहीं लड़ सकता। एक ही समय किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक संस्थाओं की सदस्यता लेने का प्रावधान भी नहीं है, ना, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद ये याद रखने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद शक्तियाँ देख लेते हैं। तो 31 में लिखा हुआ सरपंच उप सरपंच की शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य, ये भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 45 में ये देख लेते हैं एक बार, पंचायतों की बैठक प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक, ये तो हमने वैसे पढ़ ही लिया है। और पंचायत समिति जो है इसमें महीने में एक, जिला परिषद 3 महीने में एक, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अब देख लेते हैं सतर्कता समिति के बारे में। ग्राम पंचायत स्तर पर 6 जनवरी 2000 को जो है सतर्कता समिति जो है ये समाप्त कर दी जाए। सतर्कता समिति ग्राम पंचायत स्तर पर कब समाप्त की गई? 6 जनवरी 2000 को। अटल सेवा केंद्र जो है ये ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित है। आपसे पूछ लेंगे कि अटल सेवा केंद्र जो है किस स्तर पर स्थित है, तो यह है ग्राम पंचायत स्तर पर। राजस्थान की प्रत्येक पंचायत में साल में 2 बार जो है सामाजिक अंकेक्षण जो है किया जाता है। प्रथम महिला सरपंच पूछ ले तो वो थी छगन बहन। कौन थी? छगन बहन थी। और खिंचन गांव फलोदी में 1961 को बनती है। प्रथम महिला जिला प्रमुख जो थी वो थी कोटा की नगेंद्र बाला। कौन थी? नगेंद्र बाला। संस्था भंग होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए, ये बात लिखी हुई है। कोई भी संस्था है, पंचायत समिति है या ग्राम पंचायत है या जिला परिषद जो है, ये अगर भंग हो जाती हैं तो 6 महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए। नवगठित संस्था जो है शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, ये भी ध्यान रखनी होगी, है ना। जो भी नवगठित संस्था होगी वो शेष अवधि के लिए काम करेगी। और शेष अवधि अगर 6 महीने से कम है तो फिर चुनाव कराने भी आवश्यक नहीं है। 2021 को होता है संशोधन। पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन जो है वो संशोधित किया गया। इसके तहत क्या होता है कि 89(2) जो है इसमें ग्राम सेवक का नाम बदल करके ग्राम विकास अधिकारी कर दिया जाता है ना। नेक्स्ट आता है नवंबर 2020 को राजस्थान में, नवंबर 2020 तक राजस्थान में 11 बार जो है चुनाव हो चुके हैं। 1960 से लेकर के 2020 तक कितनी बार? 11 बार। वित्त आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सीधे ग्राम पंचायत जो है इसको क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। जिला स्थापना समिति जिसका प्रमुख होता है जिला प्रमुख, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। स्थानीय निकाय निदेशालय जो है इसका कार्यालय जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। फिर है प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में देख लेते हैं, जो कि पंचायत राज के जो प्रतिनिधि है और कर्मचारी है इनको प्रशिक्षण देने का काम करता है। जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र जो है वो है मंडौर जोधपुर के अंदर। ग्राम विकास अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? मंडौर जोधपुर में। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र जो कि है डूंगरपुर और अजमेर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर और अजमेर में। वापस देख लेते हैं तो ग्राम विकास अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र जो कि मंडौर जोधपुर में है। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र जो कि है डूंगरपुर, अजमेर, इसके अलावा 4 और केंद्र है जहाँ पर भी है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान में कुल 6 केंद्र हैं, जिनमें प्रमुख रूप से डूंगरपुर और अजमेर है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जिसको शॉर्ट में SCM रीपा कहते हैं, यह है जयपुर और उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर और उदयपुर में। इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये है जयपुर के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो है इसके बारे में पढ़ लिया है। अब आप लोगों का काम ये रहेगा कि इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और
कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा जब आप लोग ये काम करेंगे तो। थैंक यू।